देखो, मान के चलते हैं कोई भी बॉडी अभी हमारे एक सरफेस के ऊपर, हालांकि ये टॉपिक फ्रिक्शन में होता है, लेकिन फिर भी समझो, अभी फिलहाल इतना समझो कि जब कोई भी बॉडी चलती है किसी सरफेस के ऊपर, रोड के ऊपर, तो पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगती है। सपोज यहाँ पे हमने इसको चलाने के लिए फोर्स एफ एक्सर्ट करते हैं इंजन की हेल्प से, या कोई पुल करता है, घोड़ा गाड़ी है या कुछ भी है, किसी भी सोर्स से, तो फोर्स एफ जैसे ही हम लगाएंगे तुरंत मोशन में नहीं आती, बल्कि क्या होता है, क्योंकि फोर्स आप क्या करते हैं 1 न्यूटन 2 न्यूटन धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी इंक्रीज होती है। स्टार्टिंग में जो फ्रिक्शन होती है स्टैटिक कंडीशन में बोलते हैं। स्टैटिक कब तक? जब तक बॉडी रेस्ट में रहेगी। तो हम क्या करते हैं, मान के चलें 2 न्यूटन 3 न्यूटन, उसी तरह से बॉडी अगर रेस्ट में तो 3 न्यूटन भी बैकवर्ड, लेकिन पता चलता है कि 10 न्यूटन जैसे ही करते हैं, 9 के बाद जैसे ही 9.9 के बाद जैसे ही 10 करते हैं, बॉडी मोशन में आ जाती है। बॉडी मोशन में आती है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स थी वो कितनी रही? 9.9। 9.9 के ऊपर ये फोर्स इंक्रीज नहीं करती। मेरी बात समझो जरा, हम किसी बॉडी को पुल या पुश करते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स की भी एक लिमिट होती है, उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कभी एग्जर्ट नहीं होती बॉडी के ऊपर, इसी वजह से बॉडी मोशन में आ जाती है। अगर फ्रिक्शन फोर्स लगातार बढ़ते रहेगी तो बॉडी कभी मोशन में नहीं आ सकती। फिर से देखो एग्जांपल, हमने क्या किया, 1 न्यूटन एग्जर्ट करते हैं 1 न्यूटन बैकवर्ड डायरेक्शन में, 2 न्यूटन एग्जर्ट करते हैं 2 न्यूटन बैकवर्ड डायरेक्शन में। लगती कहां पे? बॉडी के सरफेस और फ्लोर के बीच में, फ्लोर सरफेस के बीच में। अगर कोई व्हीकल है तो टायर और रोड के बीच में। 3 न्यूटन बैकवर्ड डायरेक्शन में 3, ये अपने आप अप्लाई होती रहती है। 4, इसीलिए बोला जाता है फ्रिक्शन इज एडजस्टेबल फोर्स, और ये भी 4, 5 ये भी 5। सपोज 9.9 तक तो 9.9 होती है, लेकिन 10 होने के बाद ये और इंक्रीज नहीं होती, बल्कि क्या हो जाती है 9.8 बन जाती है। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ में समझना जरा ध्यान से, वाई एक्स के अलोंग मैंने लिया है फ्रिक्शन, एक्स एक्सिस के अलोंग लिया है मैंने फोर्स, अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी। तो जैसे जैसे हम फोर्स की वैल्यू इंक्रीज करते हैं फ्रिक्शन भी इंक्रीज होती है, और ग्राफ हमारी ऐसे चलती है स्ट्रेट लाइन में, एक रेशो में दोनों बढ़ते हैं, जितना ये उतना ये, लाइन सीधी मिलती है। लेकिन एक टाइम के बाद ये मैक्सिमम हो जाती है और अचानक से फिर नीचे गिरती है। मैंने बोला ना, जैसे ही 10 किया तो ये 9.9 नहीं रहती। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बॉडी अब 10 पे आते ही मोशन में आ गई, और जैसे ही बॉडी मोशन में आती है तो वो मैक्सिमम वैल्यू से थोड़ा कम हो जाती है, और कम होने के बाद एकदम से कम होके और फिर लगातार ये कांस्टेंट रहती है, फिर और ज्यादा चेंज नहीं होता, ना तो बढ़ती है ना ही कम होती है। अगर सरफेस वो ही है, बोले सर हमारी तो रोड ऐसे थी, पहले तो गांव वाली थी वो गड्ढे वाली, फिर हम हाईवे पे चढ़े हैं, हाईवे पे जो डामर वाली होती है, तारकून वाली, तो वो रोड तो बहुत अच्छी होगी। मैंने बोला रोड सेम होनी चाहिए, सरफेस एक जैसा होना चाहिए, तो ये ग्राफ वर्क करेगा। अगर आपने सरफेस मान के चले इस कंडीशन तक तो सरफेस वो है, उसके बाद रफ सरफेस और ले लिया तो फिर ये नहीं आएगा, फिर ये और ऊपर जाएगा। तो कंडीशन डिपेंड करती है सरफेस। ये पॉसिबिलिटी, ये ग्राफ तब है जब दोनों बॉडी और जिस सरफेस पे वो मोशन करती है उसका सरफेस एक जैसा होना चाहिए, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, बॉडी कहीं तक भी जाए। तो जैसे ये मोशन में चलेगी तो देखो एकदम से बॉडी जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कम होती है, और जब बॉडी मोशन में होती है उस फ्रिक्शन फोर्स को बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। जब रेस्ट में होती है उसे बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और जब बॉडी चलने ही वाली होती है स्टैटिक की कंडीशन में उसे बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो 3 तरह के फ्रिक्शन होते हैं, समझ जाना, स्टैटिक, स्टैटिक से बड़ा काइनेटिक, और लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। होता ये भी स्टैटिक है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। ये कब? जस्ट बिफोर कम इनटू द मोशन, बॉडी के बिल्कुल ठीक उस टाइम पहले जब वो मोशन में आने वाली होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और इनसे छोटी क्या होती है? एफ के। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा किससे छोटी होती है? एफ लिमिटिंग से, लिमिटिंग फ्रिक्शन से। मोशन की, जब बॉडी मोशन में रहती है तो उस पर फ्रिक्शन स्टैटिक की मैक्सिमम कंडीशन से कम लगती है। देख लो ग्राफ यहाँ पे,
यहाँ के बाद ग्राफ सीधी चलती है ऐसे, कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है। ठीक है, अब ये जो कांस्टेंट हुई है इसका मतलब क्या हुआ, बैकवर्ड डायरेक्शन में 9.8 ही रहेगी अगर सरफेस हुई है, और आप अभी ये लेकिन स्पीड कैसी रहेगी, कांस्टेंट, और आप क्या करना चाहते हो, स्पीड बढ़ाना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 11 और तेज करनी है, 12 और तेज करनी है, 13, इस तरह से आपको बढ़ाते रहना है। जो डिफरेंस आएगा अब दोनों का 9.8 और 13 का, ये फोर्स उस बॉडी की मोशन को चेंज करेगा, और जिसकी वैल्यू क्या आएगी, ma, मास ऑफ दी बॉडी इनटू एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन निकाल सकते हो। समझ आया। अब वही चीज यहां लिफ्ट वाली कंडीशन में देखना है, यहां पे फ्रिक्शन है, लेकिन यहां पर फ्रिक्शन की जगह कौन सी फोर्स है, ग्रेविटी। याद रखना, ग्रेविटी के अगेंस्ट हमें फ्रिक्शन लगा, फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। ये फ्रिक्शन वाले टॉपिक में बताऊंगा अभी, तो जल्दी से समझो। तो हमने क्या किया, R = mg, पहली कंडीशन में दोनों का डिफरेंस 0 है ना, वो और ये दोनों इक्वल थे, 0 आ गया, तो वेट कितना होगा उसका, एक्चुअल वेट। लेकिन जब वो ऊपर की तरफ चलती है एक्सेलेरेशन a के साथ, तो R - mg = ma, तो R = m कॉमन g + a। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलेरेशन तो पहले से बढ़ गया, रियल में एक्सेलेरेशन क्या था अर्थ का, g, लेकिन यहाँ पे कितना आता है, g + a, तो उसको कितना, कैसा फील होगा अपना, अरे लिफ्ट के अंदर बॉडी को अपना वेट कैसा फील होगा, इंक्रीजिंग वेट फील होगा। दूसरा, जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलती है a के साथ, इस बार क्या होने वाला है बच्चों, डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए mg माइनस, अरे बच्चों सबको नमस्ते, लेकिन जब डाउनवर्ड मोशन करेगी तो क्या आएगा, mg - r = ma। अब ऐसे बात, इस बात को ऐसे समझो बच्चों कि हमने क्या किया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वेट है वो रिएक्शन से कम है, ऐसे समझना, ये 10 न्यूटन, वो 10 से कम 9 हो सकता है, 8, 7 समथिंग कुछ भी, तो डिफरेंस आएगा, और डिफरेंस की वजह से क्या करेगी बॉडी, मोशन में अपनी मोशन को चेंज करेगी, कितने एक्सेलेरेशन के साथ, a के साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा, r को उधर लेते हैं, r = mg + ma, सॉरी mg - ma, है ना, तो m को कॉमन और g - a। इसका मतलब क्या हुआ, पहले r की वैल्यू ज्यादा थी एक्सेलेरेशन से, इस बार कम है, कम होगा तो इट विल एक्सपीरियंस डिक्रीजिंग वेट, इस कंडीशन में उसको अपना वेट थोड़ा कम फील होगा। समझ आया, इस कंडीशन में थोड़ा कम फील होगा, पहले वाली में ज्यादा फील हुआ। फोर्थ कंडीशन बताई थी क्या, फोर्थ कंडीशन में हमने बोला था कि अगर स्ट्रिंग ब्रेक हो जाती है, लिफ्ट अगर किसके सहारे आती है, रस्सियों के सहारे ही तो चलती है ना, तो अगर वो स्ट्रिंग ब्रेक हो जाए तो क्या होगा, स्प्रिंग ब्रेक होने पर बॉडी और लिफ्ट दोनों जी से चलते हैं, जी के अंडर चलते हैं, अंडर से मतलब जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उससे पुल करती है, दोनों उसके साथ आएंगे, तो रिएक्शन फोर्स तो कुछ होगी ही नहीं, तो आर उस कंडीशन में जीरो हो जाता है, तो बॉडी को अपना वेट कैसा फील होगा, जीरो, उस कंडीशन में बॉडी को अपना वेट जीरो फील होगा। तो ये थी तब, इफ द स्ट्रिंग ऑफ द लिफ्ट, इफ द रोप्स ऑफ द लिफ्ट break, then the weight of the body will be zero. Last condition बचती है fifth, when the lift moves downward with greater the acceleration due to gravity, means g से भी ज्यादा तेजी से चलती है, मीन्स उसकी स्पीड में जो चेंज होता है वो जी से नहीं उससे भी ज्यादा से होगा, तब उस कंडीशन में क्या होगा, बॉडी को अपना वेट कैसा लगेगा, जीरो, लेकिन साथ साथ उसको क्या फील होगा कि जैसे वो हवा में उड़ने लगी। अब ऐसे क्या हो रहा है, थोड़ी देर के लिए समझो जरा बच्चों, मेरे हाथ ने इस चौक को पकड़ा हुआ है, अगर दोनों एक साथ चलते हैं, मान के चलो चौक ने, मेरे हाथ ने चौक को पकड़ा हुआ है, दोनों एक साथ चल रहे हैं, अचानक से क्या हुआ, मेरे हाथ की स्पीड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज्यादा हो गई, तो चौक, मान के चलते हैं चौक 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड चेंज करता है, लेकिन हाथ 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड चेंज करता है। फिर से समझो मेरी बात को, एक्सेलरेशन ज्यादा का मतलब क्या था, ज्यादा से मतलब ये समझना
कि जी की जितनी वैल्यू है, जी की वैल्यू का मतलब कि स्पीड में चेंज करना, तो स्पीड में जो चेंज होता था पहले वो दोनों की स्पीड में एक साथ इक्वल चेंज होता था, लेकिन अब मैंने क्या किया, अपने हाथ की स्पीड में ज्यादा तेज चेंज किया चौक की स्पीड से। फिर से देखो जरा यहां पे एग्जांपल को, तो चौक पीछे रह जाती है, हाथ आगे निकल जाता है उस कंडीशन में। समझ आ रहा है ना? मान के चलो आप बस में बैठे हुए हो और बस की स्पीड को चलाते हैं, धीरे 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 आप पकड़ के बैठे हो, अचानक से क्या हो, आपको बोल दिया जाए हाथ छोड़ दो, और अचानक से बस की स्पीड को बहुत तेजी से बढ़ाया जाए, अचानक से एकदम से सडनली, और पीछे की जो फ्लो वॉल है, बस की जो वॉल होती है पीछे की जिससे आप कमर लगा के बैठते हो, वो अचानक से क्या कर दे, या ये बोल दे सीट सबके पीछे की निकाल दो जिससे वो कमर लगा लेते हैं वॉल को, तो क्या होगा, सब केस के साथ क्या होने वाला है, समझ गए होगे मेरी बात को? सब कहां जाओगे, पीछे, और बस आगे। ऐसा हुआ होगा कभी, स्कूटी चलाई, जब चलाना सीखा और तेजी से चलाया, स्कूटी आगे आप पीछे, हुआ कभी ऐसा? तो सोचना जरा। तो ये वाली कंडीशन निकलती है कि अगर लिफ्ट की स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो बॉडी कहां चलना शुरू होगी, पीछे, बॉडी पीछे रहेगी, लेकिन ऊपर तो छत है, सीलिंग है, तो क्या होगा, बॉडी जब पीछे चलती जाएगी तो क्या होगा, एक टाइम आके बॉडी कहां हिट करेगी, हिट टू द सीलिंग ऑफ द लिफ्ट। ये सारी कंडीशन आ गई। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा जल्दी से, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये क्या होता है? देखो मोमेंटम को हमने बोला है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो F इक्वल टू हम पढ़ चुके हैं dp अपॉन dt। तो बच्चों जरा सोचो, अगर एक्सटर्नल फोर्स ही बॉडी के ऊपर नहीं रहेगा, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट देन फोर्स विल बी जीरो। So we will put 0 equals to dp upon dt and dp equals to 0 क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आता है, इसका मतलब क्या है, चेंज, टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बेटा अब हम टॉपिक कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये वाला। तो dp इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू 0। dp से मतलब चेंज इन मोमेंटम, तो इसका मतलब क्या रहेगा, अगर मोमेंटम में चेंज ही नहीं हुआ है, इट मींस मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट। तो P को क्या बोल सकते हो, कांस्टेंट। ठीक है, ये वाली कंडीशन आ गई। दूसरे मेथड से भी हम इसको कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे, फिर से देखो, देखो ये वाला जो प्रूव किया हमने किस रूल से किया है, न्यूटन सेकंड लॉ से। न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ, पहला 3 था, पहला रूल क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या थे, इनर्शिया के ऊपर है, गैलीलियो लॉ भी बोलते हैं। सेकंड में ये वाला है, और थर्ड एक्शन इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन, ये वाला था। तो हमने सेकंड को यूज करके ये किया। अब थर्ड से भी हम इसको यूज प्रूव कर सकते हैं। थर्ड से प्रूव करें, कैसे करेंगे, थर्ड से प्रूव के लिए देखें, नाउ वी विल प्रूव इट बाय द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है बच्चों, फोर्स ऑन बॉडी। देखो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कंसीडर 2 ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं और दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं। If we have 2 objects, 1 and 2, and they are moving in the same direction with speed u1 and u2,
ऑब्जेक्ट फर्स्ट एंड ऑब्जेक्ट सेकंड, या ये बोलते हैं ऑब्जेक्ट ए एंड दिस इज बी, दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद वेलोसिटी u1, velocity u2, where u1 is greater than u2। फर्स्ट की स्पीड सेकंड से ज्यादा है तभी तो हिट करेगी भाई, ये स्पीड ज्यादा होगी तभी तो इसमें पीछे से जाके हिट करेगी, कोलिजन होगा। तो क्या होता है, आफ्टर कोलिजन दे गेट द वेलोसिटी v1 एंड v2। कोलिजन के बाद सपोज क्या होता है, फर्स्ट विल गेट द वेलोसिटी v1 and second v2, a and b, mass is m1 m2 m1 m2 this। तो देखो पहले बिफोर कोलिजन निकालना है, आफ्टर कोलिजन निकालना है, और इस तरह से हमें करेंगे। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यूज करोगे, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ